राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। चुनावी सरगर्मियों के बीच में कांग्रेस ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है। मैनिफेस्टो में कांग्रेस की ओर से कई बड़े चुनावी वादे किए गए हैं। इसमें 25 तरह की गारंटियां हैं। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर एमएसपी को कानूनी दर्जा देने, 50% के आरक्षण की सीमा को खत्म करने, रिजर्वेशन की सीमा को बढ़ाने, जातिगत जनगणना कराने, कर्ज माफी आयोग बनाने और रोजगार की गारंटी दी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी ने हमला बोला है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि 55 साल राज करने के बाद भी कांग्रेस को गारंटी देनी पड़ रही है। अब लोगों को कांग्रेस की गारंटी पर एतबार नहीं है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने यह कहा कि कांग्रेस 70 साल तक जनता को न्याय नहीं दिला सकी, कांग्रेस को तो जनता से माफी मांगनी चाहिए। ओपी धनखड़ ने भी कांग्रेस के घोषणा पत्र को खोखला करार दिया है। आरएसएस ने और बीजेपी ने और खासतौर से नरेंद्र मोदी जी ने, जैसे अदानी जी की मोनोपोली है पोर्ट्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डिफेंस में, वैसे नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई है। कैसे बनाई है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग करते हैं। अगर आप बॉन्ड स्कीम्स को देखें तो उसमें साफ दिख जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने एक प्रकार से पॉलिटिकल फंडिंग एक्सटॉर्शन से, धमकी से, प्रेशर से बनाई है। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए, इन न्याय की बात हमने करी थी। देखिए, 55 सालों के अंदर तो न्याय नहीं दे पाए। आजकल कांग्रेस गारंटियां दे रही है कि हमें वोट दो, हम गारंटी देते हैं, ये करेंगे, हमें वोट दो, हम गारंटी देते हैं, वो करेंगे। अरे जो 55 साल तक इस देश के ऊपर सत्ता में रहा हो, वोट लेने के लिए उसको गारंटी की आवश्यकता पड़ गई हो। आज कांग्रेस की गारंटी के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा। आज तो नरेंद्र मोदी की गारंटी के ऊपर विश्वास कर रहा है और देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। 10 वर्षों के अंदर हर वर्ग की चिंता हुई है, हर व्यक्ति को मजबूत किया है, हर व्यक्ति को लगने लगा है कि ये सरकार मेरी है। ये विश्वास अगर जगा है, देश के 140 करोड़ लोगों में जगा है। कांग्रेस के लोग आजकल गारंटियां दे रहे हैं, ये इंडी गठबंधन, ये भ्रष्टाचारियों का टोला है और ऐसे ऐसे इसके अंदर भ्रष्टाचारी हैं कि जिनके ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के एफआईआर दर्ज है। कुछ जेल में गए हैं, कुछ जेल से बाहर आए हैं और कुछ जाने वाले हैं। आप अगर देखेंगे, एक भी चेहरा साफ नहीं है, हर चेहरा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में वो धंसा हुआ है। मैं ये महसूस करता हूँ और कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद भी करता हूँ कि 70 साल के उन शासन के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि जनता को न्याय नहीं दे सके, और अच्छा होता कि वो माफ़ी भी मांग लेते कि हम पहले नहीं कर सके और भविष्य में उनको कोई जनता मौका दे तो वो उस चीज़ को सुधारेंगे। लेकिन आज के हालात तो ऐसे हैं कि कांग्रेस को अपनी पक्ष के नेता बनने की हैसियत जो है प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। ये नौबत आज न्याय देने की क्यों आई, इस पर कांग्रेस पार्टी को, उसके नेताओं को विचार करना चाहिए कि उन्होंने इतने सालों तक शासन
तो दिलचस्प है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो है जिसको न्याय पत्र का नाम दिया गया है। अब इस पर कितना भरोसा जनता करती है ये तो जनता पर ही छोड़ना होगा और जनता इसका फैसला चुनावों में करेगी। लेकिन इसको लेकर के हो रही जो राजनीतिक बयानबाजियां हैं, दरअसल उनके मायने क्या हैं, आज अपनी चर्चा में इसी को समझते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नेहा धवन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। नेहा धवन जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सुरेश रोड जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेश रोड जी, आपका भी स्वागत है। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडिया नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। ओंकार सिंह जी, आपका भी स्वागत है। और मनदीप बिश्नोई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनदीप बिश्नोई जी, आपका भी स्वागत है। नेहा जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस ने आज अपना मैनिफेस्टो, या जिसको उन्होंने न्याय पत्र का नाम दिया है, जारी किया गया, लेकिन उसको लेकर के जिस तरह से बयान हो रहे हैं, या भी हम लोग सुन रहे थे एक के बाद एक जो हमला बोला गया इस घोषणा पत्र, इस न्याय पत्र को लेकर, इसको किस नजरिए से देखा जाए? देखिए आयुष जी, आज कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और उसका नाम रखा है न्याय का संकल्प। मुझे बहुत ही हैरानी होती है कि अपने इस मैनिफेस्टो का नामकरण करना, और वो भी ऐसा नामकरण करना, और पूरे मैनिफेस्टो को पढ़ने के बाद कि उसका विश्लेषण करने के बाद मुझे केवल और केवल एक बात समझ में आती है कि इस पूरे मैनिफेस्टो में गरीब जनता की, महिलाओं की, युवाओं की या आम लोगों की बातचीत ना होकर केवल और केवल जो देश के, इनके कांग्रेस के जो नेता हैं और जो भ्रष्टाचारी हैं, केवल उनको किस तरह से कानून से बचाया जा सकता है, किस तरह से मीडिया से बचाया जा सकता है, किस तरह से उनके अधिकारों की बात रखने की बात है, वो मैनिफेस्टो में की गई है। ये क्लियर पिक्चर है। 138 सालों से की यात्रा में यहां से ये शुरुआत करते हैं अपनी मैनिफेस्टो का और लिखते हैं कि लोगों की, मुझे समझ में आती कि 138 सालों की इस यात्रा में, जिसमें 55 वर्ष आप मुख्य धारा में रहे और सत्ता में रहे, इस देश की कमान को आपने संभाला, कई राज्यों में भी रहे, मैक्सिमम राज्यों में रहे और देश की कमान को संभाला सेंटर में। न जाने किन समस्याओं को, किस विकास को, किस आशाओं को, किस आकांक्षाओं को जनता की इन्होंने उन 55 वर्षों में और 138 वर्षों में नहीं समझा, जो ये अब समझने वाले हैं और उसका न्याय करने वाले हैं। ये किस तरह की बातचीत है और किस तरह का मैनिफेस्टो है। दूसरी बात, 55 वर्षों में इन्होंने वादे किया, हर बार अपने मैनिफेस्टो में ये लेकर आए कि हम गरीबी हटाएंगे, भ्रष्टाचार हटाएंगे। और इन्हीं के ही प्रधानमंत्री, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, सबकी लड़ाई भ्रष्टाचार से रही, लेकिन भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कोई मुमकिन प्रयास नहीं किए गए। आतंकवाद से ग्रसित रहे, पूरा देश ग्रसित रहा, इनके नेता भी ग्रसित रहे, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ भी कोई ठोस कदम कभी भी नहीं उठा पाए, जबकि मैनिफेस्टो में नेहा जी, अगर आप 55 वर्षों का जिक्र करेंगे तो भाई 55 वर्ष तक तो इस देश की जनता ने कांग्रेस के ऊपर भरोसा किया, तो इसका मतलब वो 55 वर्ष तक तो बेहतरी के लिए काम कर रहे होंगे, तभी तो जनता बार बार चुन रही होगी। अगर आपको 10 साल लगातार चुनती है जनता, तो आप ये कहते हैं कि आपके ऊपर जनता का भरोसा है, मोदी के ऊपर जनता का भरोसा है, तो भाई उधर भी तो 55 वर्ष था ना। हाँ, ये ठीक है कि उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, अब आपके पास आया, अब वो फिर से गारंटी दे रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है आयुष जी, बहुत अच्छा प्रश्न। इसका उत्तर केवल और केवल यही है जो कि तार्किक है। वो ये है कि जब तक कांग्रेस थी, उन्होंने किसी भी विपक्ष को पनपने नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक सॉलिड विपक्ष के रूप में संयम से धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, अपना काम करती रही, और जब संयम दिखाने के बाद वो इतनी मजबूत हुई कि आज पिछले 10 वर्षों में आज सरकार बनाकर हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, जन कल्याणकारी काम कर रहे हैं। और आज 10 वर्ष केवल जो कांग्रेस है वो घर बैठी है, उनके कांग्रेस के नेता घर बैठे हैं, लेकिन कितने बावले हो रहे हैं, कितना अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं कि महिलाओं पर विभिन्न तरह की टिप्पणियां करते नजर आ रहे हैं, और आज अपने मैनिफेस्टो को न्याय का संकल्प की जो है संज्ञा दे रहे हैं। ये उनका फ्रस्ट्रेशन सत्ता से बाहर रहने का है और सत्ता में वापस आने का है, किसी तरह से भी जोड़ तोड़ की रणनीति करके, भ्रष्टाचारियों के साथ गठबंधन बनाकर, कैसे भी करके बस। ठीक है, लेकिन नेहा जी, अपने न्याय पत्र में तो कांग्रेस महिलाओं की भी बात कर रही है, वो किसानों की भी बात कर रही है, वो युवाओं की भी बात कर रही है, वो तो हर एक वर्ग को टच करने की कोशिश कर रही है। आपको क्यों लग रहा है कि उसमें इन्होंने इस बात को ना छोड़ करके सिर्फ भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए इसमें
जो व्यवस्थाएं हैं वो करने की कोशिश की इस हैं। तरह से कानून को बदलने की बात आज कांग्रेस अपनी मैनिफेस्टो में रख रही है, कितना दोगला व्यवहार है आयुष जी। वही कांग्रेस जब हम देशद्रोही वाला कानून हटाते हैं तो हमें गलत संज्ञा देते हैं। जब हम ऐसे जो पुराने ढरे पर बने हुए कानून इतने लंबे समय से जो आज के आधुनिक युग के लिए न्याय संगत भी नहीं है, उनको बदलने की बात करते हैं तो हमें तानाशाही सरकार बताती है। लेकिन वही कांग्रेस जब अपनी मैनिफेस्टो में उन कानूनों को बदलने की, और किन कानूनों को बदलने की, जिन कानूनों में सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति कैसी की जाए, तो क्या जब 55 वर्षों में कांग्रेस की सरकार थी तब उनको अपने जजेस पर भरोसा था, और आज 10 वर्षों में ही उनकी नियुक्ति चलिए पर ठीक है, उनको आप- मुझे लगता है कि सुरेश रोड जी से इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं, क्योंकि आज उनका ये मैनिफेस्टो है। ठीक है नेहा जी, आपकी आपत्तियां आ गई। सुरेश रोड जी, ये जो तमाम तरीके के हम लोग देख रहे हैं कि आरोप शुरू हो गए कि आप लोगों ने न्याय पत्र जारी किया, उसके बाद ये कहा गया कि भाई आप देखिए आपकी स्थिति ऐसी हो गई कि आपको लोगों को गारंटी देना पड़ रहा है, कैसे देखते हैं इन हमलों को आप? आयुष जी, सबसे पहले आपने एक बाइट माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की सुनाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचारी लोग थे या हैं अभी भी, और उन पे एफआईआर तक दर्ज है। मैं पहले तो मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी को ये अवगत कराना चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोपी थे, और भ्रष्टाचार का आरोप सही था या गलत था, वो माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगाया था, कोयला चोर बोल के नवीन जिंदल जी पे। वो सभी के सभी लोग भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में शामिल कर लिए हैं और उनको टिकट भी दे दी है लोकसभा चुनाव में। पहली बात, मुख्यमंत्री जी को हम ये जानकारी देना चाह रहे थे। उनको कोर्ट की तरफ से क्लीन चिट मिल चुकी है। चलिए नेहा जी अभी आप सुरेश जी का समय है। हाँ मैं सुरेश जी, आप सुन रहा था। मुझे बड़ी हैरानी हुई, बीजेपी की प्रवक्ता साथी ने अभी कहा कि जो इन्होंने न्याय पत्र जारी किया इसमें महिलाओं का, युवाओं का कोई स्थान नहीं है। मैं बहन जी को बताना चाहता हूं, ये न्याय पत्र है ही युवाओं के लिए, किसानों के लिए और महिलाओं के लिए। क्रम से मैं आपको अपडेट करना चाहता हूं, आधी आबादी पूरा हक यानी महिलाओं के लिए 50% का प्रावधान केंद्र सरकार की नौकरियों में श्री राहुल गांधी जी ने और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और हमारे तमाम कांग्रेस के नेताओं ने एक स्वर में मोहर मारकर आज कर दिया है। 50% लिख लीजिएगा नेहा जी, केंद्र सरकार की नौकरी में महिलाओं को रिजर्वेशन दे दी। दूसरी बात मैं बताता हूं आयुष जी, अग्निवीर या अग्निपथ जो इन्होंने शुरू किया था, तो सशस्त्र सेनाओं में पहले की तरह खुली भर्ती होगी। जो 22 साल का युवा घर वापस लौटाने का इन्होंने प्रबंध कर दिया था, अब वो पूरी 15 या 16 साल की नौकरी करके 2 साल की ट्रेनिंग करके शत्रु के दांत इकट्ठे करके बॉर्डर पर फिर घर आएगा रिटायरमेंट के बाद, और उसको पेंशन भी मिलेगी। ये दोबारा से ये युवाओं के लिए है या बुढ़ापे के जो लोग हैं, जो एक तरह से बुढ़ापे की पेंशन ले रहे हैं बीजेपी से, वो लोग तो मेरे ख्याल इसमें भर्ती में नहीं जाएंगे। ये अग्निपथ जो है ये युवाओं के लिए है देश के। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो किसानों से जुड़ी हुई बात है, कर्ज माफी और उसके साथ साथ एमएसपी की गारंटी और जीएसटी। किसान से जुड़ी किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी वस्तु के ऊपर, किसी भी साधन के ऊपर, चाहे वो ट्रैक्टर हो चाहे फर्टिलाइजर हो, जीएसटी नहीं लगेगा। राहुल गांधी जी कहा करते थे जीएसटी को ये गब्बर सिंह टैक्स है। गब्बर सिंह टैक्स के इस मार से हिंदुस्तान के किसान बहन और भाई जो युवा भी हों उनको एकदम स्वतंत्र कर दिया जाएगा। और तीसरी बात आती है, इन्होंने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। युवाओं के लिए मैं बता रहा हूं, और 30 लाख वैकेंट पोस्ट इस समय हैं, उनको युवाओं से ही भरेंगे। एक भी 60 साल से ऊपर उम्र के व्यक्ति को इस 30 लाख पोस्ट में कांग्रेस पार्टी भर्ती नहीं करेगी। तो 18 साल पार करेगा युवा को, चाहे बहन हो चाहे भाई हो। ठीक है, देखिए सुरेश रोड साहब, देखिए इस तरह से जब आप लोग घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो या न्याय पत्र जब आप लोग जारी करते हैं, और 2019 का भी मुझे मैनिफेस्टो आप लोगों का याद आता है, आपने उसमें भी इसी तरह की तमाम बातों को कहा था, लेकिन जनता उस तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाई। अल्टीमेटली तो वोट जनता को देना है कि आप जनता को मोबिलाइज कर पाए अपनी तरफ। ये जो न्याय पत्र आपका है, क्या वो जोड़ पाएगा जनता को? हाँ, बड़ी अच्छी आपने बात कही। अगर जनता से हम जुड़ पाते या जनता को हम विश्वास दिला पाते कि हम ये करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे और जनता के बीच में कम्युनिकेशन गैप रहा होगा, तभी हम सत्ता में नहीं आए। ये सच्चाई है, और मुझे आपके इंडिया न्यूज चैनल पे कबूल करने में कोई इसमें परेशानी नहीं है। लेकिन इस बार जनता इनको हमारे चुनाव में आने से पहले ही समझ चुकी है।
कि ये जो गारंटी का शब्द है, मैं आपको एक ईमानदारी से एक बात और जी, शेयर जी। करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। गारंटी का शब्द सबसे पहले भारत की राजनीति में अभी पिछले साल कर्नाटक में विधानसभा का जो चुनाव था और भारत जोड़ो यात्रा में, जहां तक मेरी जानकारी है, 18-20 दिन के आसपास का समय जननायक राहुल गांधी जी ने कर्नाटक में लगाया था और वहां 5 गारंटी दी थी और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी थी। नरेंद्र मोदी जी की टीम ने राहुल गांधी जी की गारंटी का शब्द अपने यहाँ पर डाल लिया, नकल करके। ये मेरा नहीं, ठीक है सुरेश जी, मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छी चीजें तो सीखनी चाहिए, पार्टियों को एक दूसरे से अच्छी चीजें सीखनी चाहिए। आप भी गारंटी दीजिए, वो भी गारंटी देते हैं, सारी पार्टियां दें, ये जनता फैसला कर दे कि उसको किसकी गारंटी पर भरोसा है। ये अच्छी चीजें तो सीखनी चाहिए करेगी। आयुष जी, मैं एक बात और कवर करना चाहता हूँ। इस जैसे न्याय पत्र की जो बात है, इसमें हमने जल, जंगल और जमीन, यानी वनों का अधिकार जिनके पास था उन्हीं पे रहेगा। आदिवासी जो हमारे हैं उनके पास रहेगा। और जो पटा दे दिया था वनों का बड़े बड़े उद्योगपतियों को, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने मित्र मंडली को, 1 साल के अंदर सारे पटों का फैसला कर देंगे। और ठीक है रोड साहब, देखिए जो बात आप बता रहे हैं ना, वो हम लोग ग्राफिक के जरिए बराबर चला रहे हैं, हमारे दर्शक उसको बाकायदा देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये जनता पे छोड़ता हूं कि आपके इस न्याय पत्र पर कितना भरोसा जनता करती है, जनता फैसला करेगी। ठीक है, जनता इस बार खुल के करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मनदीप जी, ठीक है, मैं आऊंगा, रोड साहब मैं आऊंगा, अभी तो एक एक रिएक्शन में और लेता हूं, फिर मैं आता हूं आपके पास। मनदीप जी, कैसे देखते हैं आप इस कांग्रेस के न्याय पत्र को, ये जो बातें इसमें कही गई हैं, या जो जनता को एड्रेस करते हुए कि हम ये करेंगे अगर सत्ता में आएंगे तो? देखिए आयुष जी, कि जब भी चुनाव आता है, हर पार्टी अपना एक मैनिफेस्टो, अपनी चुनाव घोषणा पत्र जनता के सामने रखता है, उसका दायित्व भी है। जरूरत है कि वो पार्टी जनता पर विश्वास, जनता को कैसे विश्वास दिला सकती है कि हम जब आएंगे तो ये पूरा करेंगे। हमने पूर्व में रहे सरकारों में हमने ये कहा था और ये किया था, उस पर जनता विश्वास करती है कहीं ना कहीं। ये तो हुई मैनिफेस्टो की बात। अभी सुरेश जी ने एक बात कही कि नवीन जिंदल जी के बारे में उन्होंने कोट किया था कि उन पर आरोप लगे थे, माननीय प्रधानमंत्री जो आज देश के हैं उस वक्त विपक्ष में थे, कोयला घोटाला, कोयला चोर के नाम से। और नेहा जी ने एक बात कही कि उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। तो अगर उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है तो यानी कि उस वक्त जो आरोप लगाए थे वो गलत लगाए थे। क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से झूठे आरोप लगाने के मामले में कोई माफी मांगी गई है? दूसरा, या कोई ऐसा पत्र, ऐसा कोई चिट है जो क्लीन चिट दी गई है? जहां तक मुझे जानकारी है, जो पब्लिश किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जो प्रदेश अध्यक्ष भी है नायब सिंह जी, उनकी तरफ से जो नवीन जिंदल जी को लेकर के एक पब्लिश सोशल मीडिया में, पब्लिकेशंस में जो एक 2 पेज का ड्राफ्ट इन्हें दिया जाता है, कॉलम उसमें लगे होते हैं कि इनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है। उसमें 9 सीरियल नंबर्स दिए गए हैं। 9 के 9 में किसी में कोई क्लीन चिट उसमें नहीं है और अभी वो पेंडिंग है इन्वेस्टिगेशंस। और 10 साल का कार्यकाल बहुत लंबा होता है किसी ट्रायल को कंक्लूड करने में। नेहा जी खुद एडवोकेट है, इस बारे में बहुत भली भांति जानती भी होगी। 10 साल तक उसका ट्रायल कंक्लूड तो छोड़िए, वो ट्रायल की शुरुआत भी नहीं, क्लीन चिट तो मिलना बहुत दूर की बात है। 1 में चार्ज फ्रेम हुआ है, 2 में चालान दिया गया है। ईडी की इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन अभी तक पेंडिंग दिखाई जा रही है। और लास्ट कॉलम में ये लिखा गया है उसके अंदर कि नवीन जिंदल जी को टिकट देने का आधार क्या है। उसमें लिखा है कि 2 बार के सांसद रहे और जनता के प्रति इन्होंने अपना दायित्व जो निभाया वो बहुत सराहनीय रहा। तो या तो फर्स्ट कॉलम में जो आरोप इन्होंने लगाए उस वक्त, या तो वो झूठ है, या जो आखिरी कॉलम में टिकट देने का आधार दिया गया वो गलत है। कोई ना कोई दोनों में से एक चीज तो गलत जरूर है। अब मैं आऊंगा उस बात पर। मैंने अभी मुख्यमंत्री जी को भी सुना, भारतीय जनता पार्टी के और नेताओं को भी सुना कि 55 साल सत्ता में रहे, 70 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बड़े खुले मन से आपके चैनल के माध्यम से बात रखने में, क्योंकि मैं एक भारतीय भी हूं, किसी पार्टी का प्रवक्ता होने के साथ साथ मैं इस भारत का नागरिक हूं। आजाद भारत में हम आज सांस ले रहे हैं। हमारे शहीदों ने इसके लिए अपनी कुर्बानी दी थी। नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी रहे, इंदिरा जी रहे, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह जी, राजीव गांधी जी, वीपी सिंह जी, चंद्रशेखर जी, आई.के. गुजराल, पीवी नरसिम्हा राव, अटल जी और मनमोहन सिंह जी, और आज नरेंद्र मोदी जी वो दायित्व निभा रहे हैं। सबने अपनी अपनी जिम्मेवारियों को अटल जी तक और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक बड़ा अच्छे तरीके से निभाया गया। उस वक्त एक समय था जब इंदिरा जी के समय विपक्ष नहीं था,
लेकिन इंदिरा जी ने तब विपक्ष का दायित्व निभाने के लिए अटल जी की जिम्मेदारी लगाई थी। वो उस वक्त, उस दौर में जब बहुत अच्छी चीजें भारतीय राजनीति में देखने को मिलती थी, हम छोटे थे उस वक्त, लेकिन फिर भी हम इतिहास में पढ़ते हैं कि इस तरह की राजनीति होती थी। आज की राजनीति को अगर हम उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो मेरे ख्याल से राजनीति का सतर जो पिछले 10 सालों में गिरा है वो बहुत बुरी तरह से गिरा है। उसमें जरूरत यह है कि खुद सही है, बाकी सब सामने वाले चोर हैं, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का आरोप लगाना बहुत सही है, उसे साबित करना बड़ा मुश्किल है। 2G स्पेक्ट्रम हो, कोयला घोटाला हो, आज तक नहीं, ठीक है, उन भ्रष्टाचारियों को लेकर के आप जो बात उठा रहे हैं, मैं ठीक है, मैं नेहा जी से जवाब ले लूंगा उसका, लेकिन आज थोड़ा सा हम कांग्रेस के घोषणा पत्र पर रहेंगे। ओंकार जी का मैं रुख करता हूं। ओंकार जी, ये जो घोषणा पत्र जारी किया या जिसको न्याय पत्र नाम दिया गया, इसको आप कैसे देखते हैं और इसको क्या कनेक्शन आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी बना पाएगी? आयुष जी, देखो, घोषणा पत्र जारी करना प्रत्येक पार्टी का अपना अधिकार है और प्रत्येक पार्टी घोषणा पत्र जारी करती भी है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है, अच्छी बात है। जो इन्होंने घोषणाएं की हैं वो अच्छी हैं, बशर्ते कि अगर कांग्रेस सत्ता में आए तो इन घोषणाओं पर कहीं ना कहीं लागू होने का काम किया जाए, इनसे विमुख होने का काम ना किया जाए। जैसे बीजेपी का घोषणा पत्र 2014 का है, अगर आज उसको हम सामने रख लें, जो इन्होंने बातें करी थी सारे के सारे जुमले साबित हुए। 2019 में इन्होंने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति को घर में जल, नल और जल होगा। आज देखो ये कहाँ है, ये सारे वायदे के वायदे रह गए, बीजेपी के वायदे पूरे नहीं हुए। और बड़े अफसोस की बात है, देखिए प्रवक्ता साथी सारे बैठे हैं, बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता हैं, जब हम इनसे आज की बात करते हैं तो ये भूतकाल के 55 साल पर चले जाते हैं। हाँ, कांग्रेस में कुछ कमियां रही होंगी, तभी तो बीजेपी को 2014 में सत्ता में आने का मौका मिला। लेकिन 2014 के बाद मेरे भाई मनदीप जी ने बिल्कुल सही कहा, जिस तरह से राजनीति में नैतिक मूल्यों का पतन हुआ है, ऐसा कभी जिंदगी में नहीं देखा। मेरी बहन नेहा जी कह रही थी कि कांग्रेस के टाइम में विपक्षियों को खत्म किया गया। मैं कहता हूँ कांग्रेस के टाइम में विपक्षी थे या नहीं थे वो एक अलग इशू है, लेकिन आज विपक्षियों के पीछे जिस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगा के उनको बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है और बीजेपी की मशीन में धुलाई करके उनको क्लीन चिट दी जा रही है, ये तो सबको नजर आता है। आज एक आप बच्चे से भी पूछ लो, वो यही कहेगा कि बीजेपी के पास कोई ना कोई वॉशिंग मशीन है जिसमें सारे अपराधी वो ठीक क्लीन चिट हो जाते हैं। मैं 2 दिन पहले निर्मला सीतारमण जी का बयान सुन रहा था, उनसे पत्रकार महोदय ने पूछा कि क्या आपकी पार्टी भ्रष्टाचारियों, अपराधियों और बलात्कारियों को भी ले लेगी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा हमारी पार्टी में सबका स्वागत है। देखिए आज इनकी विचारधारा बीजेपी की वो विचारधारा नहीं है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय थी, जो लाल कृष्ण आडवाणी जी के समय थी। आज की जो विचारधारा है वो तानाशाही रूप ले चुकी है, लेकिन ये विचारधारा ज्यादा समय नहीं चलती। 9.5 साल पर का शासनकाल हो चुका। आज अगर ये गारंटी की बात करते हैं तो कम से कम ये तो बता दे 2014 10 साल हो गए ओंकार जी, केंद्र सरकार को 10 साल हो गए। चलिए 2014 में इन्होंने जो बात की थी बीजेपी वालों ने, वो क्या उस समय झूठ बोला था इन्होंने? जो इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख नौकरियां, बुलेट ट्रेन, नदियों को साफ करने की योजना, गंगा साफ करने की योजना, नदियां को आपस में बुलाएंगे, स्मार्ट सिटी, इतनी सारी घोषणाएं, क्या कोई एक पूरी हुई? नहीं हुई। मजबूरन क्या हुआ, 2014 में जो जुमला था उसका नाम 2019 में आके चौकीदार बन गया। पुलवामा अटैक हुआ। मैं 1 मिनट के लिए पुलवामा अटैक के ऊपर जरूर उन शहीदों को सलाम भी करूंगा, सल्यूट करूंगा, लेकिन ये मांग करूंगा बीजेपी से कम ये तो बता दो 2019 में जो पुलवामा हुआ वो किसने कराया, कैसे हुआ, क्यों हुआ? 300 किलो RDX कहां से आया? अगर 10 ग्राम अफीम होती है तो पुलिस सूंघ के पता लगा लेती है, क्या 300 किलो RDX का अभी तक पता नहीं लगा? क्या कोई रिपोर्ट नहीं आई इनकी, कोई IB की, कोई राह की, कोई रिपोर्ट आई हो? कोई तो जनता को बताओ ये कैसे हुआ। उस पुलवामा की आड़ लेके इन्होंने झूठे राष्ट्रवाद का नारा लेके जनता को एक बार फिर ठगा, और अब मोदी जी गारंटी दे रहे हैं। आयुष जी, बड़ी सोचने की बात है, गारंटी किस चीज की दे रहे हैं? 82.5 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज की गारंटी दे रहे हैं, और वो 5 किलो अनाज लेने के लिए मेरी माताएं बहनों को 3-3, 4-4 घंटे लाइन में खड़े होने पड़ता है। ये 82.5 करोड़ गरीब बोलते हैं और कहते हैं हमने 25 करोड़ गरीबों को अपग्रेड करके अमीर बना दिया। इसका मतलब 130 करोड़ के देश में 107.5 करोड़ गरीब, और ये कहते हैं हम भारत को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं। ये विश्व गुरु नहीं बनाने जा रहे, ये भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाने जा रहे हैं।
आज जिस तरह से प्रत्येक व्यक्ति हताश है, निराश है, परेशान है, समस्याओं का अंबार है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, नशा, पेपर लीक, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, पेंशन कार्ड दे देना, पीला कार्ड कट ठीक देना, है। पोर्टल इतनी समस्याएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखते हैं कि भाई जनता इन गारंटियों के साथ जुड़ती है, या फिर ये जो कह रहे हैं कि ये गारंटी हम दे देंगे तो उनके पास पहुंच जाती है। ठीक है, मैं नेहा जी से जवाब। एक मिनट में अपनी बात कंक्लूड करूं। आज अगर ये गारंटी देना चाहते हैं तो रोजगार की गारंटी दें। बजट में इन्होंने 4 मुख्य वर्ग बताए, महिला, किसान, युवा और गरीब। गरीब की बात करें तो 5 किलो अनाज तक नहीं, कांग्रेस ने किया तो भाई न्याय पत्र में तो उन्होंने यही गारंटी तो दी है। उन्होंने तो चारों वर्गों का जिक्र भी किया, वो कह रहे हैं कि हम ये गारंटी देने वाले हैं। तब ओंकार जी मुझे बताइए ना भाई, उधर क्यों नहीं उनके साथ जुड़ जाएगी, सुरेश रोड जी के पास जाएगी जनता? वो तो गारंटी दे रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं हम तो नौकरी भी देंगे, वो महिलाओं के लिए कह रहे हैं हम 1 लाख रुपए भी देंगे, वो किसानों के लिए एमएसपी की भी बात कर रहे हैं, वो तो सारी बातें कह रहे हैं, तो गारंटी दे रहे हैं ना। आयुष जी मैं बताता हूं, आज बीजेपी की सरकार से प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति परेशान है, लेकिन क्योंकि विपक्ष एकजुट नहीं है। विशेष तौर पे अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कुछ कांग्रेसी नेता जो अहम का शिकार है, जिनको ये लगता है कि कांग्रेस अपने बलबूते पर सब कुछ कर लेगी, लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ हो रहा है। कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। पिछले 10 साल में इनके जिला प्रधान, हल्का प्रधान नहीं बने। ओंकार जी, ये बड़ी बात आपने कही, मैं इस पर सुरेश जी का एक रिएक्शन जरूर लूंगा, लेकिन उससे पहले नेहा जी, आप लोगों ने जो वायदे किए 2014 भी गिना दिया, यहां पर लोगों ने 19 का भी जिक्र कर दिया, वो मैनिफेस्टो आप लोगों ने पूरा नहीं किया। कांग्रेस के न्याय पत्र पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं। आयुष जी, ओंकार जी से, सुरेश जी से, मनदीप जी से ये पूछे कि हमने कौन से वादे पूरे नहीं किए। या तो इनको मैनिफेस्टो याद नहीं है, या रोजगार बता दीजिए कहाँ मिला है। ओंकार जी हर डिबेट पे बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। कहाँ से आई थी? 80% का काम कहाँ है? नदियों को जोड़ने की योजना कहाँ है? गंगा साफ करने की योजना कहाँ है? उमा भारती जी साफ होगी, गंगा साफ करते करते। चलिए ओंकार जी एक एक करके नेहा जी, मेरी बारी है। ओंकार जी, मैंने भी आप सबकी बात बहुत प्यार से सुनी है, अब आप भी सुन लीजिए अपनी छोटी बहन की बात को। बुलेट ट्रेन के पूरे ट्रैक में केवल 150 किलोमीटर का एक एरिया महाराष्ट्र में था, जो उसकी जो है जो भूमि का अधिग्रहण करना था, केवल वही चीज पेंडिंग थी। उसके अलावा बुलेट ट्रेन का पर काम जो है वो मैक्सिमम कंप्लीट हो चुका है ओंकार जी। और हर डिबेट में आप बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन का स्टेटस एक बार आप गूगल पे चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ कंप्लीट हो चुकी है। क्योंकि आपको स्टेटस गूगल पे चेक करना, आपको मेरी चुनाव के बाद आपको बीजेपी के प्रवक्ताओं की बात पर यकीन नहीं होता। दूसरी बात, ओंकार जी बात कर रहे थे कि आज अटल जी की विचारधारा की बीजेपी नहीं रही है। जैसा माहौल होता है देश का, उस माहौल के अनुसार सभी बदलाव करने बहुत जरूरी है, और बदलाव हमेशा पॉजिटिव, सकारात्मक होता है। लेकिन लोकतंत्र को बचाना भी जरूरी आता है। नहीं ठीक है ओंकार जी, अगर लोकतंत्र की किसी भी तरह से कोई खराबी हो रही हुई तो जनता है ना यहाँ मालिक, वो जनता तय कर देगी कि आप बचा रहे हैं लोकतंत्र या वो खराब कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है ओंकार जी अभी भाई देखिए इतने सारे आप लोगों ने सवाल उठाए, जवाब आने दीजिए उधर से। नेहा जी, हाँ नेहा जी बोलिए। मेरा एक सवाल है ओंकार जी से, क्या आईएनएलडी की आज की विचारधारा चौधरी देवीलाल चौटाला जी के समय की विचारधारा है? क्या उनके समय की विचारधारा? बिल्कुल वही है। आपने चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने त्याग पत्र देके किसानों के हक में खड़े हुए, आज भी विचारधारा। आज जब अभय सिंह चौटाला की बारी आई है तो वो देवीलाल जी चौटाला जी के समय की विचारधारा पर बिल्कुल आईएनएलडी नहीं खड़ी है। अगर खड़ी होती तो आपसे अलग होकर जेजेपी नहीं बनती। जेजेपी जब अलग हुई थी आपसे, उनका यही कहना था। नेहा जी वो अलग इशू है, लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किसानों के हक में त्याग पत्र दिया। पूरे देश में एकमात्र एमएलए। चलिए ठीक है, चलिए ओंकार जी एक सेकंड नेहा जी करना चाहते हैं। कांग्रेस की विचारधारा अभी पिछले दिनों गौरव वल्लभ जी ने कांग्रेस छोड़ी, अभी पिछले दिनों संजय निरुपम जी ने जब कांग्रेस छोड़ी, उन्होंने खुद ये बात कही कि गांधीवादी विचारधारा पर जो कांग्रेस खड़ी थी वो आज उस विचारधारा पर नहीं खड़ी। लेकिन आज जो नेहरूवियन विचारधारा जो त्रस्त है, आज बदलते परिवेश में वो भी कामयाब नहीं है, और लेफ्टिस्ट का जो विचारधारा है वो कांग्रेस के नेताओं पर हावी है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि राहुल गांधी के चारों तरफ ऐसे लेफ्टिस्ट हैं जिन्होंने कांग्रेस का सत्यानाश किया हुआ है। तो विचारधाराएं तो सब पार्टीज की बदली हैं,
आज भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो वर्तमान परिवेश में, जो भारतीय परिवेश में भारतीयों के लिए आवश्यक थी, वो विचारधारा बदली। अब मैं आती हूँ अपने मैनिफेस्टो इनकम टैक्स जरूरी है क्या आज के समय में? बनाया था जिसमें हमने सबसे पहला वादा किया था कि हम महिलाओं के लिए आरक्षण लाएंगे। वो हम महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यसभा में पास कर दिया है हमने कि हम महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। हमने बात की थी 3 तलाक की, हमने वो पूरा किया। हमने बात की थी कि धारा 370 हटाएंगे, हमने वो हटाई। हमने बात की थी कि हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे, हमने वो निर्माण किया। हमने बात किया था कि हम पंचायती राज में शिक्षित लोगों को आगे लाएंगे, हमने उसके लिए कंपल्सरी किया शिक्षा 10वीं और उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। हमने एक देश एक कर की बात की थी, हमने वो काम किए। हमने बात की थी 1 रैंक 1 पेंशन अपने एक देश एक कर दिया, ये तो बता दीजिए। आप पेंशन 50 साल के कर लग रहे हैं, इनकम टैक्स है, रोड टैक्स है, कितने हर गरीब महिला को दिए। हमने बोल रहे आप एक देश एक टैक्स, हम महिलाओं को रोजगार के अवसर देंगे। हमने महिलाओं को झूठ बोल रहे हैं, एक देश एक टैक्स कहाँ है? एक देश एक टैक्स ट्रेनिंग भी दिया और पैसा भी दिया कारोबार शुरू करने के लिए। हमने लखपति दीदी बनाकर उनको अपने पांव पर खड़ा किया। हमने बात की थी किसान सम्मान निधि की, जो हमने दी। हमने किसान सम्मान निधि पिछले कई वर्षों में हजारों लाखों रुपए हमने किसानों के खातों में डलवाए। हमने भावांतर भरपाई योजना की बात की थी, हमने उसको लागू किया। हमने आज हरियाणा में 14 फसलों पर एमएसपी का वादा किया था, हमने वो भी पूरा किया। हमने स्किल इंडिया की बात की, हमने मेक इन इंडिया। लेकिन यहाँ पर लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में नेहा जी बात हुई और ये कहा गया कि आप लोगों ने कहा कि आप हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। उन 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? आपने कहा कि आप किसानों की आय को 2022 तक दोगुना कर देंगे, उसका क्या हुआ? ये कुछ बेसिक सवाल है जिसका जवाब विपक्ष हमेशा चाहता है। नेहा जी 1 सेकंड, ओंकार जी। हाँ नेहा जी, 2 करोड़ से ज्यादा का रोजगार शायद मिला होगा। आप 2 करोड़ के रोजगार का बाइफरकेशन कीजिए। की आय दुगनी हुई कि नहीं हुई? केवल रोजगार नहीं है, और हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये बात तय की कि किस तरह से युवा खुद सक्षम बने और अन्य लोगों को भी रोजगार देने के लायक बने। हमने इस और कदम उठाया नेहा जी, ये तो मैं फिर से जनता पर छोड़ दूंगा क्योंकि अब चुनावों में वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन नेहा जी, एक सवाल का जवाब लेकर फिर मैं और पैनलिस्ट के पास जाता हूं, क्योंकि यहां पर सवाल उठा कि जो कुछ इस तरह के नेता जिनके ऊपर आप लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, उनको आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और उसके बाद अब आप ये कहते हैं कि नहीं अब वो सही हो गए। इस पर पूरे विपक्ष को आपत्ति कि जिनको आप भ्रष्टाचारी बताते हैं वो आपकी पार्टी में आते ही सही हो जाते हैं। नेहा जी देखिए, मैं आयुष जी आपका ध्यान इस बात की ओर भी ले जाना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है और उस विचारधारा की पार्टी है जिस पार्टी ने अपने अंदर भी कुछ खामी हो तो भी उसे क्लियर करने का काम किया है। हमारी सरकार के समय अगर बड़े जो अधिकारी हैं उन्होंने भ्रष्टाचार किया तो हमने उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का काम किया है। हमने बात की थी कि हम भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए और पूछा उस पर जवाब नहीं देंगे। ये किसी भी आयुष जी, जो बात आपने पूछी उसका जवाब नहीं देंगे। है हमारी जो बात आयुष जी ने पूछी उसका जवाब नहीं देंगे। बात से मायने नहीं रखती। यहाँ रनिंग कमेंट्री के लिए कोई सुनने के लिए नहीं बैठा है। जो बात पूछी गई वो जनता की जवाबदेही है, उसको पूरा कीजिए। जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब तो देना चाहिए। भाई आपकी पार्टी में आते कैसे सही हो गए लोग? मिलेंगे, इनके पास वॉशिंग मशीन है। ठीक है, बात आप कह रहे हैं, कहाँ है वो? आयुष 4 लोग साथ बोलेंगे तो आपकी बात नहीं बिल्कुल सही है। लेकिन ठीक है नेहा जी, वो एकदम कट टू कट जवाब चाह रहे हैं ना। वो ये कह रहे हैं कि भाई आपकी पार्टी में आते ही वो भ्रष्टाचार के आरोप कैसे धुल गए? देखिए, मैंने यही बात की है, जो कानूनी कार्रवाई उन पर चल रही है वो बिल्कुल वैसे की वैसे चलेगी। उसमें भारतीय जनता पार्टी का ना तो हस्तक्षेप करना ही कभी रहेगा। कमाल है, विपक्ष के छापा पड़ा आज तक क्या? आयुष जी कमाल है वैसे। ईडी का और अन्य कमाल है, मतलब बीजेपी में आ जाओ चाहे भ्रष्टाचारी हो। ठीक है, चलिए मंदिर जी, मुझे लगता है कि जनता फैसला करेगी। निर्शील विवेक जनता के पास बहुत बेहतर है यहाँ पर। ठीक है, रोड साहब, अभी मैं रोड साहब का रुख करता हूं। ठीक है, आप लोगों की बात आ गई। रोड साहब एक सवाल यहाँ पर ये उठा, ठीक है, आप अपने मैनिफेस्टो के बारे में बता रहे थे, उस पर बहुत सारी आपत्तियां थी, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी यहाँ पर ओंकार जी ने भी वही बात कही और अभय चौटाला जी का एक स्टेटमेंट जो मैं थोड़ा सा मिस कर गया था। हाँ, उन्होंने भी इस बात को कहा कि कांग्रेस जो धड़ों में बटी हुई है ना, इस वजह से वो हरा नहीं पाएगी भारतीय जनता पार्टी को। आप कितना भी अच्छा मैनिफेस्टो ले आए, ये आप लोगों के लिए बहुत खराब स्थिति है। सुरेश जी इसका जवाब दीजिए, उसके अलावा जो आरोप लगे उसका। सुरेश जी, कांग्रेस पार्टी एकजुट है और ये आने वाले चुनाव में साबित हो जाएगा, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो।
आज भी तमाम हमारे नेता ये जैसे हमारे विरोधी बोलते हैं कि एक मंच पे दिखाई नहीं पड़ते। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी उदय भान जी दिखाई नहीं देते हैं। देखिए मेरी बात पूरी होने दीजिए, बीच में मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए ना मुझे। हम बोलते बोलते नहीं है, आप लोग दिखते भी नहीं है एक मंच पर। चलिए ठीक है, नेहा जी जवाब देते हैं। रोड साहब। हाँ सुरेश जी। बात भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी ने एक बात बोली है अभी कि किसानों के लिए भी इन्होंने किया। अगर ये किसानों के लिए कुछ करते तो 750 किसानों को अपनी शहीदी देनी नहीं पड़ती दिल्ली के बॉर्डरों पर। और उस तानाशाह ने, श्री नरेंद्र मोदी ने आइए ना सुरेश जी, हम वेट कर रहे हैं आपके उत्तर का। जो आयुष ने प्रश्न किया, हम उस बात का इंतजार कर रहे हैं आपका, उसका उत्तर दीजिए ना। आपको दो इस बात का उत्तर नहीं देने के लिए लेफ्ट राइट घूमते रहेंगे। आप देखिए बीच में नहीं बोलते, आपने जो पूछना मैं बीच में नहीं बोलता। जवाब जो आयुष नेहा जी मैं जवाब लेता हूँ। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं कि 3 काले कृषि कानून वाले मामले में इन्होंने माफी मांगनी पड़ी। तो ये किसानों के बारे में इनकी जो राय थी, आपने कहा कि हमने वादे पूरे किए, आपने 15 लाख का वादा पूरा किया नहीं, 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा पूरा किया नहीं। आपने हरियाणा की कोएडेड कॉलेज को 5% में, शहर कॉलेज में मठाधीश बैठे हैं 20-20, 25-25 लाख में वहां पर भर्तियां की जाती है। मैं सबूत दे देता हूं, मेरे पुंडरी हल्के में 3 कॉलेज ऐसी। तो आपने ये कहा था कि जब 95% सरकार देती है, 5% साथ साथ दे दीजिए सुरेश जी। हाँ मैं दे देता हूँ, ठीक है जी। और नहीं, आपके घोषणा पत्र में भी था, आपके घोषणा पत्र आप वर्ष रहे ना केंद्र में, आप तो किसी भी तरह से लागू कर सकते थे। आपकी तो पंजाब में सरकार भी थी, अब आप लागू कर दो। आप कौन सी बात पूछ रहे हैं? मैं ओंकार जी मैं बताता हूँ, हमारी सरकार थी, पंजाब में भी थी, सारी जगह थी। मैं आपकी एक गलतफहमी दूर कर देता हूँ। SYL नहर के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने श्री नरेंद्र मोदी को आदेश किया था, चाहे हरियाणा और पंजाब में सरकारें किसी की रही हो, कि केंद्र सरकार अपने ट्रिब्यूनल, अपने खर्चे पर एक ट्रिब्यूनल का गठन करे और हरियाणा को उस हिस्से का पानी दिलाए। क्या एक श्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर सकता? इससे कमजोर प्रधानमंत्री आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ। जो एक अपने क्या विश्लेषण किया आपने इस बात का? मेरे सवाल का विश्लेषण कितना गजब किया है आपने सुरेश जी, कमाल है। आपके IQ को सलाम है, आपके IQ को सलाम है। चलिए देखिए मैं कहना चाहता हूँ, एक ऐसा प्रधानमंत्री अपने हिंदुस्तान के सबसे खुशहाल प्रदेश में चुनावी सभा को बिना संबोधित किए यू टर्न लेके उल्टे चले जाते हैं और हमारे मुख्यमंत्री को कहते हैं, संदेश देते हैं कि मजाक मत उड़ाइए सुरेश जी। वो हम सबके लिए, आपके लिए भी, क्योंकि वो आपके भी प्रधानमंत्री थे। इस बात का मजाक मत उड़ाइए। प्रधानमंत्री की रैली के साथ हुआ, उनकी सुरक्षा के साथ जो भी खामियां रही, उसका मजाक मत बनाइए सुरेश जी। गलत बात है, गलत बात है। सबकी इज्जत का सवाल है, ये भारत की इज्जत का सवाल है। आप तब कांग्रेसी अलग कैसे हो जाते हैं जब भारत की बेइज्जती की बात आती है? तो कमाल कर। ठीक है नेहा जी, ठीक है नेहा जी, आयुष बोलिए, इस बात का मुद्दा नहीं। नहीं ठीक है। अब वो प्रधानमंत्री को लेकर के बोल रहे हैं, अपनी पार्टी की तरफ से रख रहे हैं पक्ष, ये तो जनता फैसला कर देगी ना इस चीज का भाई, और वो उस बात को वो बार बार इंगित करते हैं। ठीक है सुरेश जी। जी ये देखिए, कोई तरीका नहीं है डिबेट का। मैं एक मुख्य विपक्षी दल का प्रवक्ता हूं, और उसके बावजूद भी हमारे को कितना टाइम मिल रहा है, और जब टाइम मिलता है तो ये बीच में बोलने लग जाते हैं। ये सब कोई डिबेट का। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था, आपने भी मेरे से पूछा कि कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ लोकसभा चुनाव में इनको चलता करेगी। और एक बात, नवीन जिंदल जी का रिफरेंस आया था बीच में। आयुष जी, मैं कल शायद आपके चैनल पर अतुल प्रताप जी एंकर थे और विदु रावल जी थे, मैंने जिक्र किया था इस बात का। मैंने कहा था कि विदु रावल जी ने मुझे पॉइंट आउट किया कि सुरेश रोड ने एक हफ्ता पहले किसी टीवी डिबेट में ये कि हमने 2014 से 24 तक नवीन जिंदल को पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं दी। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहता हूं कि सुरेश रोड अपने उस बयान के ऊपर आज भी कायम है इंडिया न्यूज के ऊपर। कांग्रेस पार्टी ने श्री नवीन जिंदल को 14 से और 24 तक 10 साल अपनी पार्टी में बूथ स्तर से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक कोई जिम्मेदारी नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि 2014 में हिंदुस्तान के माननीय प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र में आए थे और कोयला भ्रष्टाचार के आरोप में नवीन जिंदल जी को कोयला चोर बोला था। कांग्रेस पार्टी ने सोचा, जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति को, हमारे एक पूर्व सांसद को, हमारे एक प्रतिनिधि को कोयला चोर बोल रहा है, तो इस बात में भी श्री नरेंद्र क्या होता है हर बार
हम 10 साल तक इंतजार करते रहे कि नरेंद्र मोदी नवीन जिंदल जी को कहीं ना कहीं दोषी करार देकर जेल के अंदर ठोकेंगे। अपने दोस्त की पीठ के पीछे छुरा घोप रहे हैं आप ये बात कहकर। चलिए सुरेश ठीक है, ये तो बहुत अच्छी स्थिति ना भाई। एक ने उनको बताया, दूसरी पार्टी में जाकर के वो कैंडिडेट हैं। अब ये जनता देखेगी कि भाई वो सही मायने में है या फिर नहीं है, क्योंकि आप लोगों को सबसे बड़ी अदालत में अभी जाना। मनदीप जी, एक चीज मैं ये समझना चाह रहा हूं, जब तक आप लोग किसी पार्टी के साथ होते हैं तब तक तो आप लोगों को वो खामियां, वो कमियां कभी नजर नहीं आती। जैसे ही गठबंधन अलग हुआ, जैसे ही रास्ते अलग हुए, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप शुरू कि भाई इनके अंदर ये खामी है, ये डिक्टेटर हैं, इन्होंने 10 साल में पूरा देश के अंदर जो एक राजनीतिक माहौल है वो बदल दिया। भाई अभी आप थोड़े दिन पहले तक उन्हीं के साथ थे, इतना ही बुरी स्थिति थी तो साथ क्यों थे? मनदीप जी देखिए आयुष जी, कभी हमने भारतीय जनता पार्टी का गुणगान कभी नहीं किया, कभी किसी प्रकार का इस प्रकार का नहीं हमने उनकी महिमा मंडन किया हो। ये तो 2019 के अंदर जो हरियाणा प्रदेश की जनता ने एक मैंडेट दिया और प्रदेश को स्थायी सरकार देने के लिए जननायक जनता पार्टी ने सरकार का समर्थन किया गठबंधन सरकार में, और बड़े अच्छे तरीके से 4.5 साल तक वो सरकार चलाई, जन कल्याण के अनेकों कार्य किए। लेकिन आज जिस विषय पर डिबेट हो रही है, नेहा जी ने एक बात कही कि 33% महिलाओं को आरक्षण हमने दिया। चलो वो कानूनी रूप उसको मिला या नहीं मिला ये बात की बात है, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर ये 33% रिजर्वेशन महिलाओं को करने के लिए इनके ऊपर कोई बंधन नहीं है। आज जितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्या 33% महिलाओं को उसमें टिकट दी है इन्होंने? हरियाणा प्रदेश में 10 लोकसभा की सीटें हैं, एक भी महिला को इन्होंने इसके योग्य नहीं समझा। क्या कारण रहे हैं? दूसरी, इन्होंने एक बात बड़ा एडमिट किया इन्होंने, उसके लिए मैं इनका धन्यवादी हूं। इन्होंने कहा कि जो नेता हमारी पार्टी में आए हैं अगर वो भ्रष्टाचारी है तो उन पर भ्रष्टाचार के केस, उनकी इंक्वायरी एज इट इज चलती रहेगी। तो टिकट क्यों दी? टिकट दे करके आप उनको जनप्रतिनिधियों की लाइन में लेकर के आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी पार्टी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। केवल और केवल गन पॉइंट के ऊपर, गन पॉइंट का मेरा कहने का मतलब यह है कि ईडी इनकम टैक्स के सम्मन और नोटिस दिखा करके, उनकी कार्रवाई का डर दिखा करके आप नेताओं को उसमें शामिल करें। दूसरी बात, एक ये बार बार कह रहे हैं हमारी पार्टी जो है वो कैडर बेस्ड पार्टी है, कैडर हमारा बहुत मजबूत है। अरे कैडर मजबूत होता तो चुनाव के लिए टिकट घोषणा करने से पहले आप उन कैंडिडेट्स को शामिल नहीं करते, और शामिल होते ही आप टिकट नहीं दे देते। ऐसा नहीं होता। कैडर बेस आप किसी कार्यकर्ता को टिकट देते। आज हम कैडर बेस पार्टी तब मानते 10 की 10 लोकसभा सीटों के ऊपर आप बिल्कुल नए अपने किसी कार्यकर्ता को चुनाव लड़वाते तो हम मान लेते कि आपकी पार्टी कैडर बेस पार्टी है। आपके दिखावा है और ईडी और इनकम टैक्स का डरावा है। धरातल पर आपके पास नीचे जमीन खिसक चुकी है और डर जो है वो नहीं ठीक है मनदीप जी, लेकिन यही तो मैंने पूछा ना भाई, जब साथ में होते हैं तब फिर क्या भाई? अगर आप लोग भी जनता के हित के लिए भी साथ थे तो क्या आपको भी डर था ईडी और इनकम टैक्स का? उसका जवाब मैं दे चुका हूं। अब यही तो बात है ना। देखिए राजनीति में इतनी गुंजाइश रहनी चाहिए, आज जो इधर है कल वो उधर भी चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब वहां से निकले तो फिर आरोप प्रत्यारोप इस तरह के हों। अगर इतना ही गलत है तो मुझे लगता है नैतिकता के आधार पर भी मैंने नवीन मनदीप जी ठीक है, उनके पास जवाब नहीं है, वो जनता को जवाब देंगी। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि अगर इतने ही आपको लगता है कि खामियां थी तो आपको जाना ही नहीं चाहिए था। कुछ तो नैतिकता होती है ना पार्टियों में। अगर आपको पता था कि ये इस तरह की पार्टी है या ये इस तरह से ही करते हैं तो आपको कभी नहीं जाना चाहिए, आपको वो लाइन ही नहीं रखनी चाहिए। वक्त की जरूरत होती है और समय की जरूरत, वक्त की जरूरत होती है तो ये वक्त की जरूरत उनके ऊपर भी लागू होती है भाई। ठीक है ओंकार जी, जो बात आयुष जी जो मैंने कही उसके बाद पर तो कोई इसका तो मतलब ये हुआ ना कि वक्त की जरूरत अगर जननायक जनता पार्टी की होगी तो वो भी ऐसे कैंडिडेट्स को रख सकती है अपने साथ में, कोई भी पार्टी रख सकती है। नवीन जिंदल जैसा कोई हो सकता है। मनदीप जी आप भी अपनी पार्टी में किसी को टिकट दे दें, वक्त की जरूरत अगर हो तो ये वक्त की जरूरत उधर भी हो सकती है। ठीक है ओंकार जी, अभी ओंकार जी नहीं ठीक है, इसीलिए मैंने कहा ना ये राजनीति में सब लोग, नहीं किया जाता, राजनीति में सारे पार्टियां एक दूसरे के ऊपर इसी तरह से आरोप प्रत्यारोप करती हैं, लेकिन वक्त की जरूरत पर वो जब भी उनको लगता है कि उनका पॉलिटिकल हित सध रहा है वो साथ आ जाती है। ठीक है मनदीप जी यहां पर सारी पॉलिटिकल पार्टी वैसी। ठीक है ओंकार जी, नहीं मेरी एक बात रह गई, आयुषी एक बात रह गई ओंकार जी। ठीक है आपकी बात आ गई, नवीन जिंदल ठीक है। अरे भाई नवीन जिंदल अगर वक्त की जरूरत आपकी हो सकती है तो उधर भी वक्त की जरूरत हो सकती है ना। ये बात हो गई। अगर आपकी वक्त की जरूरत है तो उनकी वक्त की जरूरत है, बस खत्म। ओंकार जी इसका मतलब साफ तो नहीं है वो। अगर वक्त की जरूरत है तो वो क्लियर तो नहीं है।
तो फिर आपको भी नैतिकता के आधार पर नहीं जाना चाहिए था ना, आपको पता था कि ये पार्टी ऐसी है, फिर आप नैतिकता के आधार पर क्यों गए? वक्त की जरूरत थी ना। ठीक है, वो तो कह रहे हैं ना भाई, उनके खिलाफ जो होगा वो देख रहे हैं वो, ठीक है, वक्त की जरूरत है ना। ओंकार जी, ओंकार जी। आयुष जी, मैं अभी अपनी बात रखना चाहता हूँ। आयुष जी, आज मेरे को अपने आप पर संतुष्टि है और एक मानसिक शांति मिल रही है। मैंने लगभग 1.5 महीना पहले आपके चैनल पे बोला था कि ये बीजेपी जेजेपी वाले जो एक दूसरे के गले लग रहे हैं, ये 2 महीने ठहरो एक दूसरे के गले पड़ेंगे। अभी वो 2 महीने हुए नहीं। तो आज मैं अपने भाई मनदीप बिश्नोई का धन्यवाद भी करूंगा कि इनको बीजेपी की असलियत पता लग गई, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को मानने का ये कहते हैं कि हम उनके अनुयायी हैं। चलो अच्छी बात है, आप हमारे भाई हो, चाहे हमारे से अलग हो गए फिर भी भाई हो। लेकिन आज मुझे शांति है कि आपको बीजेपी की असलियत का पता लग गया कि क्या चीज है। ये बीजेपी वाले सिर्फ मेरे को इतना बता दें कि सारे बीजेपी वाले ईमानदार हैं। पूरे भारत में सिर्फ एक बीजेपी के नेता का नाम बता दो जिसपे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का छापा पड़ा हो। क्या पूरे भारत में सारे बीजेपी वाले ही ईमानदार हैं? सारे बेईमान दूसरी पार्टियों में। अब जहां तक बात आ रही है बीजेपी की, बीजेपी एक इवेंट मैनेजमेंट की पार्टी है। जैसे जादूगर होता है, जनता का समय बांध देता है, इवेंट मैनेजमेंट करता है। देखिए, मैं 1-2 घटनाओं का जिक्र करूंगा। मोदी जी चीते लेके आए, वहां से चीते लाने की ऐसी लाइव लोकेशन दी, जनता का दिमाग चीतों पे बेर दिया। जनता का दिमाग चीतों के ऊपर ही चलेगा, रोटी पे नहीं जाया। ये राफेल लेके आए, वहां से राफेल की ऐसी कमेंट्री करवाई, जनता का ध्यान कमेंट्री पे चला गया। अब ये देखिए, 3 मुख्य मुद्दे बताते हैं। ये अपनी उपलब्धि नहीं बता रहे 10 साल में क्या किया। ये कहते हैं हमने 370 खत्म कर दी, दूसरा 3 तलाक कहते हैं, तीसरा राम मंदिर कहते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पहली बात तो 370 पूरी तरह से खत्म हुई नहीं, उसका एक पार्ट खत्म हुआ है। दूसरा, 370 खत्म करके नियाजी के आपने प्लाट खरीदा कश्मीर में? सिर्फ एक अडानी ने जमीन खरीदी, और वो भी क्योंकि वहां पे ऐसे खनिज है जिससे इलेक्ट्रिक कार में यूज होती है, बैटरी में यूज होता है। दूसरा, आ जाओ आप 3 तलाक पे। क्या 3 तलाक का नारा लगा के पेट में रोटी आ जाएगी? क्या राम मंदिर जाके मत्था टेक के हमारा पेट भर जाएगा, रोटी नहीं मांगेगा? हमारे को रोटी की जरूरत पड़ेगी नियाजी। 2 दिन भूखे रह के देख लो, भूखे पेट में भजन भी नहीं होता। आपको बातें आ रही है, ये जनता आपके चक्कर में आने वाली नहीं है। आपका 370, 3 तलाक और राम मंदिर, इनसे हमारा पेट नहीं भरने वाला। पेट भरेगा रोटी से, और रोटी मिलेगी नौकरी से। नौकरी के लिए तुम्हारे को उद्योग लगाने पड़ेंगे। आज मेरे को यह तो बता। चलिए, अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में मैं चर्चा यही समाप्त करूंगा। समय मुझे और इजाजत नहीं देता। शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब मैनिफेस्टो जारी किया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन जाहिर है इस तरह के मैनिफेस्टो अभी जब पार्टियां जारी करेंगी तो इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जनता को तय करना है कि वो किसके मैनिफेस्टो पर या किसके न्याय पत्र पर या किसके घोषणा पत्र पर वो भरोसा करती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।